A very good morning to all of you. This is class 7th history, lesson 6, the Mughal Empire, part 2nd. Always a day starts with a proper, or you can say with a good thought. So my thought of the day is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. बच्चा एजुकेशन ही एक ऐसा वे है जिससे हम लोगों की सोच, लोगों को अपनी तरीके से सोचने पे हम मजबूर कर सकते हैं. जैसे अगर कोई गलत भी सोच रहा है तो हमारा एजुकेशन एक ऐसा तरीके से हम लोगों को मोल्ड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई कि आप अपने वर्ड को चेंज करें. नहीं, वर्ड ऐसा नहीं है, वर्ड अच्छा है, पॉजिटिव. So in this module I want to tell that we will discuss about the Deccan campaign, Akbar's administration, provincial administration, revenue system, income from the trade, literature and art with fine arts, and the next topic for the third video will be architecture. So the first topic is the Deccan campaign. Firstly I want to tell you कि अकबर ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था. So he at that time he defended चांद बीबी and ruled over the Mughals as he invaded Khandesh and many places like forts of Burhanpur and Azirgarh. अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ही वॉज ही इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट एम्पायर बिल्डर बट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, बिल्डर बहुत अच्छा नहीं था. हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन सिस्टम एज वेल एज मुगल्स. ही बोरोड some ideas from the Central Asia as well as Persia. ही हैड एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन. क्यों? क्योंकि उसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड बिल्कुल ही डिफरेंट था. लाइक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें उन्होंने सारी पावर्स हेड किंग को दे दी थी. किंग के अंडर में ही हैड मेक काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. दोज मिनिस्टर्स आर गेटिंग हेल्प. लाइक उन्होंने अब एक काउंसिल बना ली जो उनके हेल्प करता था. मेन किंग के लिए एक उन्होंने काउंसिल बना दी. काउंसिल के अंदर उन्होंने विलेज के लिए पंचायती लेवल बना दिया जो विलेज के सिस्टम्स को देखता था. इस तरीके से एक प्रॉपर सेंट्रलाइज सिस्टम था जिसमें सब चीज़ें प्रॉपरली मैनेज्ड थी. बच्चा अगर हम आपको बताएं तो ये एक डायग्राम आपको मैंने ग्लोब मैप दिखाया है. मैप में आपको जितना भी पिंक कलर का लाइन दिख रही है ये सारा एम्पायर अकबर का है. और इसमें जो ये दिल्ली प्रोविंस है ये पूरा, इसमें जो है डॉटेड लाइन है वो बाउंड्रीज़ हैं आपकी जो इंडियाज़ की थी. ओके. सो मनसबदारी सिस्टम ही हैज़ इंट्रोड्यूस. सेकेंड सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट. अब मनसबदारी सिस्टम क्या था? मनसबदारी का मतलब होता है किसी ऑफिसर को रैंक देना और उस रैंक के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी या उनकी डिग्निटी सेट करना. तो मनसब मीन्स ऑफिस या रैंक ऑफ डिग्निटी. इसमें हर पर्सन एक जो ऑफिसर है उसके पास खुद की एक रैंक है, मतलब पोजीशन होल्डर है. सो मुगल्स में जो भी हायर पेड ऑफिसर्स होते थे उनको जागीर बोलते थे. वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि वॉट एवर द एक्सपेंडिचर दे हैव done, what are the maintenance they have done, as well as the number of elephants or cows or camels, elephants, carts, whatever they required वो अपना expenditure बताते थे. सो दे टोल्ड कि द रैंक ऑफ द मनसबदार हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि राजा के बाद राजा का बेटा ही बनेगा. बट मनसबदार में ऐसा नहीं था. जो वर्क अच्छा करेगा वही बनेगा क्योंकि पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है. तो उन्होंने बोला ऑफिसर जो है वो लाइफ टाइम के लिए अपनी रैंक मेंटेन कर सकते हैं अगर वो वर्क अच्छा करें. सो उन्होंने कहा कि आर्मी जो थी वो मेंटेन थी. क्यों? क्योंकि हर आर्मी का एक लेवल था, उसको उस हिसाब से उनकी सैलरी प्रोवाइड की जाती थी जो उनको डायरेक्टली कंट्रोल करता था. इस तरीके से आर्मी जो थी बहुत ही मीन्स वर्किंग प्रॉपर करने लगी थी क्योंकि उन्हें प्रॉपर सैलरीज मिल रही थी. एम्परर्स हैव गिवन ट्रेनीज ऑफ एलरीज. आर्टिलरीज को मैंने मतलब आपको बताया था कि लार्ज वेपन्स. तो उन्होंने काफ़ी बड़े अच्छे वेपन्स यूज़ किए. इवन एलिफेंट्स को मेंटेन किया. एलिफेंट्स बहुत अच्छी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की ताकि अच्छे से वो स्टेबल हो सके, वॉर के लिए रेडी हो सके. इवन केवलरी का मतलब होता है हॉर्समैन को बनाया ताकि मुगल आर्मी मतलब एक काफ़ी अच्छी आर्मी बनाई ताकि वेपन्स से, चाहे वो आपके एनिमल्स हो, चाहे वो एलिफेंट्स हो, चाहे हॉर्स हो, हर पार्ट को उन्होंने अच्छे से ट्रेन किया. सो दे टोल्ड कि ट्रूप्स वर मेनली प्रोवाइडेड द मनसबदार्स. द नवल फोर्स अंडर द अकबर मेंटेन द इन्फेंसी. दे टोल्ड कि जो एम्परर्स थे वो हेड करने के लिए उन्होंने वाजिर बनाया. वज़ीर जो था वाजिर और मीर बख्शी बनाया. ये दो मेन ऑफिशियल्स थे जो सारा वर्क करते थे. वाजिर का वर्क था सारा रेवेन्यू सिस्टम को मेंटेन करना, इससे वो हेडमैन कहलाता था. और जबकि मीर बख्शी जो थे वो हमारे पे मास्टर थे जो सारे वर्क को पैसे देते थे, मतलब आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से पैसे प्रोवाइड करते थे, सैलरी प्रोवाइड करते थे.
मीटिंग्स जो होती थी, जो हेल्ड की जाती थी वो सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उस जगह का नाम था दीवान खास। वहाँ पे हर इंसान से वो आसानी से मिल सकते थे। दीवान आम एक प्लेस थी जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते थे, अपनी पिटिशन्स को लेकर आते थे, साइन जो थे, फिर उस पर डिस्कशन किया जाता था। अगर हम अकबर एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अकबर का एम्पायर में 15 सूबाज थे। सूबाज के अंदर उन्होंने सरकार्स बनाई, परगनास बनाए, और उसके अंदर, उस परगनास के अंदर विलेजेस थे। वैसे अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 29 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, उनके अंडर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ज़िला परिषद, एंड ज़िला परिषद इज़ हैविंग ब्लॉक समिति, एंड अंडर ब्लॉक समिति they are having BDOs and who is working over the villages. In the same manner, we will discuss about the central administration. We have already discussed. Now provincial administration we are discussing. As Akbar has divided his province into 15 subas or 15 provinces. Now these subas are again divided into sarkars, and the sarkars are again divided into parganas. Parganas is the smallest unit, namely called as group of villages. The pattern of administration was quite similar as they applied to subas. So जो सूबेदार, सूबा था, सूबा मतलब एक लैंड पोर्शन, तो सूबा के हेड को कहते थे सूबेदार। तो सूबेदार का क्या, कोतवाल इनको बोलते थे, जिसका काम था कि टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, कितने मतलब मर्चेंट्स आ रहे हैं, क्या लाइफ चल रही है, वहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी टाउन्स की चीज़ें रजिस्टर करते थे कोतवाल। सो दे टोल्ड कि इट्स नेबरिंग और द और फॉरेनर्स, वट एवर पीपल आर कमिंग, दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर दैट. Another is revenue system. Revenue system is a very important system, that means collection of income or source of income. So they told कि mansabdars were paid salaries in grants of जागीर. They used to give all the revenue from their जागीर, मतलब जितना भी लैंड के कवर में करने काम दिया जाता था, तो किंग सारा पैसा जो भी आता था जागीरदार से लेता था और फिर उनके अकॉर्डिंग उनकी सैलरीज प्रोवाइड करता था. सो दे टोल्ड कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थे कि ग्रांट्स जागीर को जो देते थे, उस टाइम पे जो लैंड इंचार्ज था, लैंड असेसमेंट जो करते थे, उनका नाम था राजा तोदरमल. बच्चा, दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि आपके पूरे बुक से ही अभी मैं जो पोर्शन पढ़ाया उसी में से ही है. देन इनकम फ्रॉम ट्रेड. रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, एज टू इम्पॉर्टेंट सेंटर लाइक फॉरेन ट्रेड्स वर देयर लाइक गुजरात एंड बंगाल. सो दे टोल्ड कि वहाँ पे जितना भी ट्रेड था वो सेंट्रल एशिया, पर्शिया और रशिया से आता था, जहाँ पे और इंडिया से सिल्क कह सकते हो, टेक्सटाइल, इंडिगो, साल्ट पीटर या स्पाइसेस, जितनी भी स्पाइसेस थी ये सब भेजी जाती थी. लिटरेचर और आर्ट की अगर हम बेटा बात करें तो अकबर बहुत ज़्यादा फॉन्ड थे, तो उनके कोर्ट में 9 जेम्स भी थे. इसीलिए वो चाहता था कि वो जो है अपने कानों से ज़्यादा सुने, ना कि आँखों से देखें. मतलब उनका कहना था कि सुन के हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो उसका कहना था कि हमें बेस्ट बुक्स उसमें से निकालनी है और उनके जो भी आइडियाज़ हैं वो स्कॉलर्स पढ़ें और उन्हें बताएं. तो अकबर्स के कोर्ट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ना जेम्स, उनके नवरत्न थे ना, तो 2 जेम्स पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ. पहले थे अबुल फैज़ल और दूसरे फैज़ी. फैज़ी कौन थे? शेख मुबारक के बेटे थे. सो अबुल फजल हैज़ रिटन अकबरनामा, जिसमें उन्होंने अकबर की पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, और उसी अकबरनामा के अंदर उन्होंने ऐनी अकबरी एक और लिखा है, जिसमें अकबर के सारे रेवेन्यूज़, लॉज, ऑर्डर, ऑल दीज थिंग्स ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इन दैट बुक. As Faizi was a poet, he wrote everything in a Persian language, and after that Akbar got Ramayana, Mahabharat, as he has translated that book Ramayana from Sanskrit to Persian. Abul Fazl was a Persian translator, so he had received very great encouragement like Keshav, Ram Mohan, Surdas. All these are poets of Indian times. So they told कि तुलसीदास have written Ramcharitmanas टू रिवील ऑल हिज थाट्स कि वर्ड में क्या है. बेसिकली उन्होंने हिंदूज़ के बारे में इस बुक में ज़्यादा लिखा है. तानसेन एक म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, जो अकबर के कोर्ट में थे. उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, गाने को बोलते थे रागास. इसमें से राग दरबारी और दीपक राग बहुत फेमस था. तानसेन वॉज अ पर्शियन म्यूजिशियन into इंडिगो म्यूजिक, मतलब इंडियन म्यूजिक में तो चेंज कर दिया था. सो दे टोल्ड द पोएट्स और द पेंटर्स हु वर इन अकबर्स कोर्ट हैव डन मैनी पेंटिंग्स एंड वेराइज ऑन बुक्स. सो दे टोल्ड कि इट वॉज अ कॉम्बिनेशन. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पर्शियन और इंडियन थे, तो बेसिकली कह सकते हैं कि इंडियन और पर्शियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन था. सो ऑल द सीन्स वर डिपिक्टिंग द स्टोरीज और ऑफ दैट टाइम पीरियड.
Students, one question for you. At which following battle Humayun defeated Sher Shah Suri? You have to read it by yourself. This is a question for you people at your home. You have to find it out. Then Buland Darwaza was built at Fatehpur Sikri by Akbar to commemorate the victory over. You have to find it out by yourself. Then paintings reaches to the highest level during the region of whom? ये अभी मैंने अभी आपको बताया था किसके रीजन में था. ये आपको अकबर, औरंगज़ेब, जहांगीर, शाहजहाँ, इसमें से आपको खुद करना है. ये आपका होमवर्क है. क्लासरूम एक्सटेंशन. एक क्लासरूम में अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अकबर के कोर्ट में 9 जम्स थे. पहले थे अबुल फैज़ल जो अकबरनामा जिन्होंने पूरी मतलब अकबर्स की लाइफ लिखी. फैज़ी पोएट थे. मियान तानसेन कोर्ट के म्यूजिशियन थे. राजा बीरबल एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव थे. तोडरमल मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंस या रेवेन्यू मिनिस्टर थे. देन अबुल रहीम खान है, खान ये भी एक पोएट थे. देन राजा मन सिंह ये अकबर की आर्मी का जनरल थे. फ़ज़ीर अज़ाउद्दीन ये एक एडवाइज़र थे जो किंग को सारी चीज़ों के लिए राय देते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए. देन मुल्ला दो प्याज़ा ये भी एडवाइज़र थे अकबर के. तो ये 9 जेम्स थे जो बहुत कहते हैं नवरत्न ऑफ अकबर कहलाते थे. बेटा ये देखिए कोर्ट का एक सीन दिया गया है. इसमें अकबर का कोर्ट दिखा रहा है कि कैसे सारे लोग उनके आसपास होते थे जब अपनी चीज़ें डिस्कस करते थे. तो उसमें बताया अकबर ने 9 जॉन्स के बारे में बताया कि जो किंग के कोर्ट में थे. उनसे कहा ही टुक 7 ईयर्स को पूरी बुक कंप्लीट करने के मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल लिखने के लिए 7 ईयर्स लग गए थे. सो अकबरनामा ही टोल्ड कि अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइड है. पहला वॉल्यूम में जो मतलब राजा के बाद की उनकी जेनेलॉजीज़ की हेरिडेटरी था ना कि किंग के बाद किंग का बेटा बनता है, तो वही डिसेंट किसने किसको हराया, कैसे उन्होंने अपनी चीज़ें इंक्रीज़ करें, तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. ही टोल्ड कि सेकेंड वॉल्यूम में उन्होंने उनके रीजन के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को मतलब बढ़ाया. और तीसरा वॉल्यूम जो था वो ऐन अकबरी था जिसमें उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बताया है किंग के कोर्ट का कि कैसे सीन थे, उन वही सीन्स के बारे में बताया है. By this we have reached the end of the module. In next module we will discuss about the architecture. Please students, hope you like it. Thanks for watching. God bless you all.